हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस और यहाँ हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल। इस पूरे चैप्टर में हम समझेंगे कि धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उससे पहले चैप्टर में हम कुछ बेसिक्स को समझेंगे, तो आप कॉपी और पेन लेके साथ में बैठेंगे क्योंकि इस पूरे वीडियो के दौरान आपको नोट्स मिलेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जो लिखा होगा उसको आप नोट्स करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और एनिमेशन को समझेंगे, और अगर किसी डायग्राम को मैं बनाने को बोलूँ तो सिर्फ उसी को बनाएंगे और केवल लिखा हुआ नोट करेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। क्या होता है पदार्थ यानी मैटर। यहाँ चित्र में देखिए, जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, चाहे वो पृथ्वी हो, पेड़ पौधे हों, कोई जीव जंतु हो या मनुष्य हो, एक चिड़िया का पंख हो, हवा हो, पानी हो या कोई फैक्ट्री हो बड़ी, ये सब जितनी भी चीज़ें आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही हैं, ये सब की सब मिलकर बनी है पदार्थ में। यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब पदार्थ से मिलकर बनी हैं। ठीक है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है यानी थोड़ी सी जगह लेगी जो वस्तु, और जिसका द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो वस्तु स्थान घेरेगी और उसका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान होगा मतलब वो वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी। ठीक है, उस चीज़ को हम कहेंगे पदार्थ। यानी चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो पदार्थ हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हम कह सकते हैं कि पदार्थ नहीं है, जैसे अगर हमारे मन में कोई विचार आता है तो वो पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही जिस चीज़ को हम छूकर या फिर इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ वही पदार्थ नहीं है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब पदार्थ हैं। अब इस पदार्थ को हम अलग अलग नामों से बुला देते हैं कभी कभी। जैसे कभी हम किसी पदार्थ को कह देते हैं तत्व यानी एलिमेंट, कभी किसी पदार्थ को हम कह देते हैं यौगिक यानी कंपाउंड, और कभी कह देते हैं मिश्रण यानी मिक्सचर। क्या फ़र्क है इन नामों में? पदार्थ को अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है, समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है तत्व। क्या होता है तत्व? पदार्थ का शुद्ध रूप है, ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। ठीक है, एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं। यानी ऐसा पदार्थ या ऐसा मैटर जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु वो छोटा सा कण है जो मिलकर बनाता है किसी पदार्थ को, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो। ठीक है, तो जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो एक शुद्ध रूप का तत्व या एक शुद्ध रूप का पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम तत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ एनिमेशन से समझ लीजिए, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, लिखा हुआ नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको एक प्रकार के परमाणु दिखाई दे रहे हैं और यहाँ आपको दूसरे प्रकार के परमाणु दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ इस प्रकार से ये परमाणु मिले और इन्होंने बना दिया एक तत्व यानी एक एलिमेंट। उसको हमने नाम दे दिया माना हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से फिर से एक प्रकार के परमाणु मिले और उन्होंने एक और तत्व बना दिया, उसको हमने नाम दे दिया ऑक्सीजन। तो हम समझ गए कि तत्व क्या होता है, यानी पदार्थ का शुद्ध रूप क्या है, वो है तत्व। ठीक है, तो फिर यौगिक क्या है यानी कि कंपाउंड क्या है? जब दो तत्व के परमाणु मिलते हैं तो एक यौगिक बनता है। किस प्रकार से मिलते हैं देखते हैं। यहाँ से दो परमाणु आए हाइड्रोजन के और यहाँ से एक परमाणु आया ऑक्सीजन का, और इस प्रकार ये मिल गए। देखिए, ये मिल गए इनके परमाणु, तो यहाँ एक यौगिक का अणु बन गया जिसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। तो यहाँ एक बात ध्यान देंगे कि एक फिक्स्ड रेशियो में ही दो तत्वों के परमाणु मिले हैं। यहाँ जिस यौगिक का मॉलिक्यूल बना है उसका नाम है H2O। ये है एक H2O का अणु जिसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो 2:1 के अनुपात में मिले हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब भी दो तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक यौगिक का अणु। ये है एक यौगिक का अणु यहाँ, ये। ठीक है, तो हम समझ गए कि जब दो या दो से ज़्यादा तत्व भी हो सकते हैं, यहाँ केवल दो तत्व मिले, ठीक है, और एक यौगिक का अणु बनाया जिसका नाम है H2O। उस यौगिक का नाम है H2O। लेकिन दो से ज़्यादा तत्वों के अणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर भी यौगिक बना सकते हैं, कोई अन्य यौगिक। जैसे H2SO4 हो गया, वहाँ हाइड्रोजन के हो गए और सल्फ़र के हो गए और ऑक्सीजन के अणु हो गए, परमाणु हो गए। लेकिन यहाँ पर केवल दो तत्वों के परमाणुओं की बात हो रही है और उन्होंने बना दिया H2O का एक अणु। ठीक है, तो जब निश्चित अनुपात में दो या दो से ज़्यादा तत्वों के परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं यौगिक। ठीक है, ये बन गया यहाँ यौगिक। तो फिर मिश्रण क्या होता है? यहाँ पर है H2O यानी पानी, और हमने अगर इसमें कुछ और तत्वों के परमाणु मिला दिए, हम यहाँ पर ले रहे हैं NaCl, ये ले लिया हमने NaCl, जिसमें होता है, क्या होता है, सोडियम भी होता है और क्लोरीन भी होता है। एक परमाणु है सोडियम का, एक परमाणु है क्लोरीन का।
और ये है एक NaCl का अणु। तो हमने इस पानी में यानी H2O में ये नमक घोलना शुरू किया। प्रैक्टिकली हम पानी में नमक घोल रहे हैं अगर, तो क्या होगा, इस प्रकार से हम NaCl को मिला रहे हैं पानी में। ये एक अणु मिला लिया जिसमें एक सोडियम था, एक क्लोरीन था, फिर से एक और अणु मिला लिया जिसमें एक सोडियम और एक क्लोरीन था, फिर से एक और अणु मिला लिया माना। तो यहाँ पर जो 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों के परमाणु मिल रहे हैं उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं है, वो बहुत सारे मिल गए यहाँ पर, और संख्या कितनी भी हो सकती है। जैसे वहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स था यौगिक में, यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है अनुपात। तो जब इस प्रकार से 2 या ज़्यादा तत्वों के परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं मिश्रण। तो ये यहाँ पर क्या बन गया, मिश्रण। ठीक है, तो हम समझ गए कि जब 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों के परमाणु आपस में मिलते हैं एक अनिश्चित अनुपात में तो मिश्रण बनता है, और जब वो निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। तो यहाँ बेसिक चीज़ों को हमने समझ लिया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण को। और अब आगे हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास 118 प्रकार के तत्व हैं पृथ्वी में। ठीक है, यानी कि पदार्थ के 118 शुद्ध रूप हमारे पास इस पृथ्वी में अभी तक हमें ज्ञात हैं। ठीक है, और तत्व ही धातु और अधातु होते हैं, यानी कि कुछ तत्वों को हम धातु कह देते हैं, यानी कि ज़्यादातर तत्व जो हमारे पास हैं उनको हम धातु कह देते हैं, बाकियों को अधातु, और कुछ मिश्र धातु भी होते हैं। ठीक है, तो किन तत्वों को हम धातु कहते हैं और किन को अधातु, अब हम ये समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होते हैं धातु। धातु ऐसे तत्व जो कठोर दिखाई देते हैं हमें नॉर्मली। ठीक है, पहले इमेज से देख लीजिए धातु क्या होते हैं। यहाँ देखिए, कॉपर यानी तांबा, लेड दिखाई दे रहा है, टिन, निकेल, स्टील और जिंक। ठीक है, तो ये जो चीज़ें, जो वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये तत्व हैं और इन तत्वों को हम कहते हैं धातु। ठीक है, अगर हम परिभाषा से समझेंगे तो क्या कहेंगे, साइंटिफिक परिभाषा क्या होगी। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं। इस लाइन का मतलब समझिए, यही धातु की परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं। अगर हम किसी तत्व का स्ट्रक्चर देखते हैं, कोई भी तत्व कैसे मिलकर बनता है, अभी हमने देखा था परमाणु से मिलकर। यहाँ देखिए किस प्रकार का होता है परमाणु। ये है एक परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो बीच में होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बीच में नाभिक में होते हैं। और बाहर जो परमाणु में घूमते रहते हैं जो कण, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। वो अलग अलग रास्तों में घूमते हैं, अंदर वाला रास्ता यानी अंदर वाली कक्षा और बाहर वाली कक्षा। ठीक है, तो यहाँ जो ये बाहर वाली कक्षा में, सबसे बाहर वाली कक्षा में जो घूमते हैं उन्हें हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि ये कभी भी इस परमाणु को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाहर, सबसे बाहर हैं और बहुत ही वीकली जुड़े हैं, कमज़ोर तरीके से जुड़े हैं इस परमाणु से। ठीक है, तो जब किसी तत्व का परमाणु, माना ये वाला परमाणु, इन इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ये जो सबसे बाहर वाले हैं, फिर से देखिए, ये जो सबसे बाहर वाले हैं इनको छोड़ देगा यानी उनको त्याग देगा, तो ये परमाणु पर, इस परमाणु पर धन आवेश आ जाएगा यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले परमाणु पर। ये आ गया इस पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो क्या आ जाता है इस पर, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जब किसी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो कहलाता है धनायन। ठीक है, तो यही क्वालिटी है धातु वाले तत्वों की। ठीक है, वो तत्व जो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएंगे उन्हें हम क्या कहलाते हैं, धातु कहते हैं उन्हें हम। ठीक है, समझ गए इस चीज़ का मतलब। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्वालिटी होती है धातु की। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन तो बनाएगा ही, इसके अलावा धातु वाला तत्व क्या करेगा, ऐसा तत्व जो धातु होगा वो क्या करेगा, ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करेगा। क्या मतलब है इस चीज़ का, एक लोहे की रॉड लीजिए, उसको अगर एक कोने से गर्म करते हैं तो वो पीछे भी धीरे धीरे गर्म होना शुरू होती है ना। लकड़ी नहीं होती है ऐसा, लकड़ी जल जाती है और पीछे हमें महसूस नहीं होता उसकी गर्मी। ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि अगर करंट है तो वो लोहे की तार में बहता है, ना कि लकड़ी की डंडी में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि धातु ऐसे तत्व हैं जिनमें ऊष्मा यानी गर्मी बहती है और करंट बहता है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या होते हैं धातु के गुण। ये कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। धातु के बर्तन जो आपके किचन में रखे होंगे या जिम का सामान जो धातु यानी मेटल का बना होता है, लोहे के जो रॉड्स होती हैं वो सब कठोर होती हैं। ताला देख लीजिए जो आपके दरवाजे पे लटका होगा, सबके सब क्या होते हैं,
ठोस यानी कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं। द्रव ताला देखा है, ऐसा तो होता नहीं कि ताला बहकर नीचे ज़मीन पर आ गया, वो सब हमेशा ठोस होते हैं रूम टेम्परेचर पर, पिघलते नहीं हैं। लेकिन अपवाद भी हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं करते, जैसे मरकरी यानी पारा। ठीक है, ये एक ऐसी धातु है पारा जो रूम टेम्परेचर पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर, सामान्य तापमान पर भी क्या होती है, द्रव होती है, ठोस नहीं होती है। पारा, वो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं अगर बुखार हुआ हमें, तो वो थर्मामीटर हमें जो लगाता है, हमारा टेम्परेचर मुंह में रखते हैं थर्मामीटर को टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो वो एक कांच की ट्यूब होती है और उसके अंदर जो भरा होता है लिक्विड जैसा जो आपको दिखाई देता है चमकदार, वो होता है पारा यानी मरकरी। ठीक है, वो एक धातु है, लेकिन वो नॉर्मली भी क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है, और बाकी ज़्यादातर धातुएँ क्या होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं। आगे देखिए, इसके उदाहरण क्या हैं धातु के, उदाहरण यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर यानी तांबा हो गया, आयरन लोहा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, तत्वों में धातुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, 118 तत्व हैं। मैंने बताया था पदार्थ के 118 शुद्ध रूप हैं, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा हैं, जो सबसे ज़्यादा क्या है, वो है धातु। ठीक है, वो क्या है, वो है धातुएं। तो यहाँ हम धातु की बेसिक चीज़ को, परिभाषा को समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे धातुओं के गुण को, कि क्या क्या गुण होते हैं धातुओं में। तो पहले हम देखेंगे भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इसके बाद हम समझेंगे रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो क्या क्या है, पहला है धात्विक चमक यानी कि मेटेलिक लस्टर। जितनी भी धातुएं होती हैं, पहले इमेज देख लीजिए, ये एक इमेज है, यहाँ पर देखिए कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, इनमें सब में क्या है, एक चमक है। सोना और चांदी तो बहुत ही ज़्यादा चमकदार धातुएं हैं, इसीलिए इनका उपयोग ज्वेलरी यानी गहने बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्यों इनमें चमक होती है उसे भी समझते हैं। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस में होते हैं, ये परमाणु में। अभी हमने देखा था कैसा होता है परमाणु, इस प्रकार से एक बीच में नाभिक होता है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ उसमें न्यूट्रॉन होते हैं और कुछ उसमें होते हैं प्रोटॉन। ठीक है, ये दो चीज़ें बीच में होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ कक्षाओं में, अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग रास्तों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। फिर से बना लेते हैं, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये बाहर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में। तो जो सबसे बाहर वाले होते हैं, ये देखिए जो सबसे बाहर वाले हैं, ये क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बहुत वीकली जुड़े होते हैं इस परमाणु से, तो ये क्या होते हैं, गति करते रहते हैं, और इन्हीं के कारण क्या होता है, धात्विक चमक यानी मेटेलिक लस्टर होता है, और इसीलिए धातुएं इतनी चमकदार होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। धातुओं पर लेप या पॉलिश करके भी उनको चमकदार बनाया जाता है। जैसे सोने और चांदी के जो गहने होते हैं, जब वो पुराने होते हैं तो फिर उन्हें चमकदार बनाने के लिए दोबारा उन पर क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। कौन सी चमकीली धातुएं हमें देखने को मिलती हैं नॉर्मली, जैसे तांबा, कॉपर, सोना, चांदी, ये सब क्या है, चमकदार धातुएं हैं। ठीक है, धात्विक चमक के कारण ही, यहाँ लिखा है देखिए, धात्विक चमक के कारण ही इनका प्रयोग ज्वेलरी तथा सजावट की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। तो पहला गुण हम समझ गए, धात्विक चमक यानी मेटेलिक लस्टर। आगे और क्या क्या गुण होते हैं धातुओं में, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर हमें जो गुण दिखाई देता है वो है ऊष्मीय चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए यहाँ पहले इमेज को देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक बर्नर जिसमें आग जल रही है, और एक किनारा है लोहे की रॉड का जिसको हम गर्म कर रहे हैं, और उस लोहे की रॉड को हमने हाथ से पकड़ा हुआ है। तो जैसे ये लोहे की रॉड यहाँ गर्म होगी तो इसमें आगे की ओर ऊष्मा बहना शुरू होगी, गर्मी आगे की ओर बढ़ेगी, और धीरे धीरे यहाँ हाथ में गर्मी हमें महसूस होगी। ऐसा होगा, ये हम सब जानते हैं। अगर इसकी जगह एक लकड़ी का जो डंडा होता तो क्या वो यहाँ पीछे गर्मी देता? नहीं, लकड़ी यहाँ जलने लगती, लेकिन यहाँ पीछे इतनी गर्मी हमें महसूस नहीं होती। तो यहाँ धातुओं में क्या हुआ, गर्मी यानी कि जो इसमें ऊष्मा है वो यहाँ इस सिरे से इस सिरे की ओर बह रही है, तभी तो यहाँ हमें हाथ से गर्मी महसूस हो रही है। तो इसका मतलब जो ऊष्मा थी वो इस कोने से बहकर इस कोने तक आ गई। तो ये एक गुण है धातु का कि उसमें ऊष्मा बहती है। ठीक है, यानी कि उसके अणुओं के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, एक अणु से दूसरे अणु में, फिर दूसरे अणु से तीसरे अणु में, और इस प्रकार से धातु में ऊष्मा बहती है। ठीक है, जो लिखा है अब इसे लिखे हुए के रूप में समझते हैं। यहाँ देखिए, धातु
ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सिल्वर एवं कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, यानी कि वो जो ऊष्मा होती है तो उनमें बहुत अच्छी बहती है, किसमें? सिल्वर एवं कॉपर में। लेकिन लेड एवं मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यहाँ पर इन दो को याद रखेंगे, लेड और मरकरी, ये दोनों ऐसे हैं जिनमें ऊष्मा नहीं बहती है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर धातुओं में ऊष्मा बहेगी, यानी गर्मी बहेगी एक कोने से दूसरे कोने में, एक अणु से दूसरे अणु तक जाएगी ऊष्मा बहकर, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला गुण है हमारे पास विद्युत की सुचालक। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी होती है, ऊष्मा की भी और विद्युत की भी सुचालक होती हैं धातुएं। इसको भी समझते हैं। यहाँ आप इमेज देखिए, यहाँ आपको एक बैटरी दिखाई दे रही है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम ये बैटरी यानी सेल से तार जोड़ेंगे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे से, और उस तार को बल्ब से जोड़ेंगे तो यहाँ ये बल्ब जलने लगता है, ठीक है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, तार को काट दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी हमने तार को काट दिया, ठीक है। अब काट दिया तो क्या ये बल्ब जलेगा? ये बिल्कुल नहीं जलेगा। लेकिन अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लगा दी एक लोहे की कील। एक लोहे की कील से इस तार को यहाँ पर भी जोड़ दिया और यहाँ पर भी जोड़ दिया, ठीक है। तो बीच में मतलब तार के हमने क्या बांध दी, लोहे की कील। और यहाँ हमने देखा कि इस कील को जोड़ते ही, फिर से देखिए, यहाँ हमने देखा कि इस कील को जोड़ते ही यहाँ ये बल्ब जलने लगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ इस कील की जगह एक माचिस की तीली या फिर एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लगाया होता तो क्या ये बल्ब जलता? तब ये बल्ब बिल्कुल भी नहीं जलता। तो यानी कि इस कील में भी क्या हो रहा है, करंट बह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। तार में तो बहती ही है, लेकिन इस कील में भी यहाँ से यहाँ क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा के साथ साथ विद्युत यानी करंट को भी बहाती हैं, उनमें विद्युत भी बहती है, यानी कि वो विद्युत के लिए भी सुचालक होती हैं। सुचालक होने का मतलब है कि अपने अंदर से उसे बहने देना, ठीक है। इसे भी हम समझ लेते हैं, क्या लिखा है देखिए। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, आसानी से विद्युत को अपने अंदर से प्रभावित होने देती हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं परमाणु के सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं के कारण, उन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसमें क्या बहती है, ऊष्मा के साथ साथ क्या बहता है, इसमें विद्युत बहता है, ठीक है। उदाहरण क्या क्या है इसके, यहाँ देखिए, चांदी है, तांबा है, ये क्या है, विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक हैं। अगर हम जो घर में प्लास्टिक वायर होती हैं, मतलब जो बिजली की तारें होती हैं, उनको छिलकर जब हम देखते हैं, कभी खुद से नहीं करना है, लेकिन जब फिटिंग होती है तब देखते हैं, तो उसमें हमें अंदर क्या दिखाई देती हैं, तांबे की तारें दिखाई देती हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे सुचालक हैं, तांबा और सिल्वर यानी चांदी, ठीक है। तो ये हम समझ गए। आगे देखते हैं। अगला गुण है धातु का आघात वर्धनीयता, यानी कि मैलिएबिलिटी। आघात वर्धनीयता का यानी कि मैलिएबिलिटी का मतलब होता क्या है? आघात मतलब होता है चोट करना या जोर से मारना किसी चीज़ को। यहाँ इमेज में देखिए, जब हम कोई धातु लेते हैं और उसे गर्म करते हैं, या उससे कोई औजार अगर हमें बनाना हो, जब आपने देखा होगा, तो क्या किया जाता है, धातु को गर्म किया जाता है और फिर उसे हथौड़े से पीटा जाता है, तो वो क्या होती है, फैल जाती है। यानी कि जैसे ही धातु पे चोट मारी जाती है तो वो फैल जाती है। जैसे इसी प्रकार से तो पतली पतली चादरें बनाई जाती है धातुओं की, या फिर उन्हें मनचाहा आकार दिया जाता है। तो जब आघात करने पर यानी चोट करने पर कोई तत्व फैलता है तो उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता, यानी कि चोट करके बढ़ जाना। वर्धनीयता मतलब बढ़ जाना। देखिए क्या लिखा है, कुछ धातुओं को पीटकर धातु की पतली चादर एवं शीट बनाई जा सकती है बिना टूटे, और इसी गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। अगर आप किसी दूसरी चीज़ पे, अगर मानो लकड़ी पे अगर हथौड़े से मारेंगे तो वो तो टूट जाएगी, वो क्या फैलेगी, वो फैलेगी नहीं, वो टूट जाएगी। लेकिन धातुएं क्या होती हैं, चोट करने पर फैलती हैं, और इसी गुण को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। धातुओं के चादर में बदलने के गुण को धातु की आघात वर्धनीयता कहते हैं। उदाहरण क्या क्या है, चांदी, उसको पीटकर वो फैलती है। सोना, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है, अत्यधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं। यानी कि जो ये धातुएं होती हैं, इन चोट करने पर ये बहुत ज़्यादा फैलती हैं और इनकी पतली पतली चादर बनाई जाती हैं। सोने और चांदी के बहुत छोटे से टुकड़े से बहुत ही उनको बड़ा और पतला गहना बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या इनका गुण है, आघात वर्धनीयता। अगला गुण है हमारे पास धातु का, वो है तन्यता यानी डक्टिलिटी। तन्यता क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, तन्यता मतलब तान कर खींच लेना। इमेज में देखिए, ये है कॉपर मेटल, कॉपर धातु, और इसका हमने बना दिया कॉपर वायर।
यानी इसको खींच कर हमने लंबा करके क्या बना दिया, इसका तार बना दिया। तो इस प्रकार जब तन्यता यानी तान कर खींच कर लंबा तार बना लिया जाता है किसी धातु से, उसे हम कहते हैं तन्यता। क्या लिखा है, कुछ धातुओं को खींचकर पतले महीन तारों में बदला जा सकता है। धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं, तन्यता। हम समझ गए यहाँ इमेज से। आगे देखिए उदाहरण क्या है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी महीन तार खींची जा सकती है। अगर 1 ग्राम सोना होगा तो उससे इतनी लंबी तार खींची जा सकती है, महीन से महीन। ठीक है, आगे देखिए चांदी धातु से महीन तार बना सकते हैं, चांदी से भी बन सकती है। टंगस्टन के भी बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं, और जो टंगस्टन के तारों का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट यानी कि तंतु बनाने में किया जाता है। जो हम घरों में बल्ब जलाते हैं उसके अंदर एक पतले वायर होते हैं, तो वो किसके बने होते हैं, टंगस्टन के। तो धातुओं से खींचकर उनकी तार बनाई जा सकती है। अगर किसी लकड़ी के टुकड़े को खींचकर क्या तार बना सकते हैं, नहीं, वो टूट जाएगा क्योंकि वो धातु नहीं है। केवल धातुओं से ही खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, यानी उनमें तन्यता का गुण होता है। अगला गुण है कठोरता यानी हार्डनेस। ये सब हम जानते हैं कि धातुएं जितनी भी होती हैं कठोर होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको ताला दिखाई दे रहा है, लोहे या स्टील का होता है, और क्या होता है, बहुत कठोर होता है, इसीलिए तो इसको तोड़ना मुश्किल होता है, सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, आमतौर पर धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। उदाहरण क्या है, जैसे एल्यूमिनियम इतना कठोर नहीं होता लेकिन फिर भी ये और से कठोर है। तांबा और लोहा ये सब क्या है, कठोर धातुएं हैं। सोडियम तथा पोटेशियम ये क्या है, कोमल धातुएं होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अब देखिए ज़्यादातर धातुएं क्या होती हैं, कठोर, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये कोमल होती हैं, इनको बिल्कुल मक्खन की तरह चाकू से काटा जाता है। ठीक है, यहाँ इमेज में देख लीजिए, ये है सोडियम धातु जिसको इस चाकू की हेल्प से काट दिया गया है। तो कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो इतनी कठोर नहीं होती हैं, बल्कि क्या होती हैं, मुलायम। अगला गुण है धातु का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। धातुओं में क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर वो पिघलने लगती हैं। ये देखिए ये धातु है और इसको गर्म किया तो ये पिघलने लग गई। तो जिस बिंदु पर कोई धातु पिघलने लग जाए उसे कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये बहुत उच्च होता है, आसानी से नहीं पिघलती है, बहुत हाई पॉइंट पे पिघलती है कोई धातु। ठीक है, वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है उसे धातु का गलनांक कहलाता है, उस धातु का गलनांक कहलाता है। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से क्या बन जाएगी, द्रव अवस्था में, यानी वो पिघल जाएगी, उस धातु का क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। ठीक है, धातुओं के गलनांक बहुत उच्च होते हैं। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा टेम्परेचर दिया और धातु पिघल गई, द्रव बन गई, नहीं, बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए कॉपर धातु का गलनांक 1058 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत ऊंचा तापमान है ये 1058 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आपको कॉपर को ठोस से द्रव बनाना है तो उसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला गुण है भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस। अब ये क्या होता है, देखिए धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, ये हम जानते हैं, जिस कारण इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का मतलब होता है कि टूट जाना। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चेन दिखाई दे रही है धातु की जो टूट गई है। अब धातुएं क्योंकि कठोर होती हैं तो ऐसा नहीं है कि इनको मारा या फिर इनको खींचा तो ये पिचक गई। हाँ, ये मारकर फैलती भी हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो कि टूट जाती हैं, यानी कि उनमें क्या होती है, भंगुरता यानी ब्रिटलनेस होती है। जैसे इसका उदाहरण है जिंक। तो ये भी धातु का एक गुण है, टूटकर बिखर जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला गुण है यहाँ पर ध्वनि यानी साउंड। सभी धातुओं पर एक ध्वनि होती है, ध्वनि उत्पन्न करती हैं धातुएं। यहाँ जैसे आपको एक बेल दिखाई दे रही है, तो इसको बजाएंगे तो इससे एक ध्वनि उत्पन्न होगी, तेज़ ध्वनि उत्पन्न होगी। अगर ये लकड़ी की होती या प्लास्टिक की होती तो क्या इसमें इतनी ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, लेकिन एक विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती जो दूर तक जाए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक आवाज़ निकलती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं, मेटेलिक साउंड भी कहते हैं। ये विशेष प्रकार की होती है और वस्तुओं की आवाज़ से ये बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, उदाहरण क्या है, स्कूलों में लगी हुई घंटी धातु की बनी होती है। स्कूलों में जो घंटी लगी होती है वो धातु की बनी होती है, जिसे लकड़ी या धातु के हथौड़े से मारने पर तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। आपके स्कूल में जो घंटी होगी वो धातु की होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसे लकड़ी की बना दिया, बच्चों को सुनाई नहीं देगा, वो दूर तक आवाज़ उससे जाएगी नहीं, या प्लास्टिक की होगी तब भी नहीं सुनाई देगा, तो इसलिए उसे धातु की बनाया जाता है। ठीक है, तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर हमने
धातुओं के सारे भौतिक गुणों को अच्छे से पढ़ लिया है और इमेज के द्वारा उन्हें समझ भी लिया है। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम धातुओं के रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।